चलिए सर, सप्लाई चैप्टर में हम लोग लेक्चर 2 में आ चुके हैं। पेज नंबर 4.10 ऑनवर्ड्स अब डिस्कशन हमें स्टार्ट करना है। सर, एक चैप्टर का हमें पिछली क्लास में आइडिया लग गया कि हमें इस चैप्टर में सेक्शन 7 पढ़ना है, सेक्शन 8 पढ़ना है, एंड देन सेक्शन 7 से हमारे पास रेफरेंस है शेड्यूल 1, 2, 3 के, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग उसी शेड्यूल 1 में हैं जिसका रेफरेंस हमें पिछली क्लास में मिला। सर, हम लोग शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं, जो एक्टिविटीज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की गई है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। अब चूंकि कंसिडरेशन नहीं है तो आप बोलेंगे सर ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसको एक वर्ड दिया गया है, क्या? डिम्ड सप्लाई। क्या जीएसटी के अंदर कोई डिम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ सर, डिम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 7(1)(c) हमें लेके जाता है शेड्यूल 1 में, जहां पर हम लोग 4 एक्टिविटीज पढ़ते हैं, और वो एक्टिविटीज अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जाए, कंसिडरेशन ना हो, तब भी हम उन्हें क्या मानेंगे? सप्लाई। क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिम्ड सप्लाई। सर, कंसिडरेशन होना जरूरी है, ऐसा कौन कहता है? 7(1)(a). लास्ट क्लास में हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करके सप्लाई वर्ड का एक डेफिनेशन देखा कि सप्लाई में इंक्लूड्स वर्ड है। सप्लाई मींस और सप्लाई इंक्लूड्स, तो सप्लाई इंक्लूड्स। फिर हमने सेक्शन 7 को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए गुड्स के डेफिनेशन में, फिर सर्विसेज के डेफिनेशन में, फिर कंसिडरेशन के डेफिनेशन में, और फिर हम लोग चले गए बिजनेस के डेफिनेशन में। और डेफिनेशंस को जब डिस्कस कर रहे थे तो डिटेल्ड में गए कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और मुझे लगता है सेक्शन 7 तो आपको याद ही हो चुका है। 7 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, 1A हमें शेड्यूल 2 में ले जाता है, उसकी भी बारी है। शेड्यूल 1 में आ ही गए, अब शेड्यूल 2 में भी जाएंगे। आज की क्लास में आपका शेड्यूल 1 भी होगा, शेड्यूल 2 भी होगा, शेड्यूल 3 भी होगा। ठीक सर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 हमें कहां लेके जाता है? शेड्यूल 3, जहां पर आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास एक सेक्शन 7 से सबसेक्शन 3 भी है, राइट। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर 4 पॉइंट है, A, AA, B and C। मैंने बोला था इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना है विथ क्लॉज नंबर। 7(1)(a) क्या बोलता है? कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका एक एक्सेप्शन आपने पिछली क्लास में देख लिया, 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो लास्ट क्लास में 7(1)(b) देख लिया। अब हम किस में हैं? हम है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में, कि सर अगर हम गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, जो कि कहां मेंशन है, कहां कवर्ड है, वो सप्लाई जो कहां मेंशन है शेड्यूल 1 में, सप्लाई इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, है ना, विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन एज रेफर्ड इन शेड्यूल 1। तो हम शेड्यूल 1 में है। बहुत इजी है याद करना, आपको यहां पर सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज सब याद करना होगा। एग्जाम नाइट में ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्लॉज से बेस्ड होकर क्वेश्चन आते हैं, 7(1)(b) में क्या लिखा है, 7(1)(c) में क्या लिखा है, इस तरीके से। 4 केस हैं, आपको पहले से पता है। एज पर शेड्यूल 1, इन द फॉलोइंग 4 केसेस सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ट्रीट करेंगे सप्लाई, है नहीं, सप्लाई ट्रीट करेंगे, इसीलिए वर्ड है डिम्ड सप्लाई। अब वो 4 केस कौन से हैं? अब इन्हीं चारों केसों को डिटेल्ड डिस्कशन आगे करना है, आगे के 4-5 पेज में। पहला केस है, तुमने अपने बिजनेस के एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है परमानेंट, मतलब वो अब तुम्हारे बिजनेस में नहीं आएंगे। सर, ये बिजनेस एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं। एक तो ध्यान रखना, यहां पर हम एसेट्स का मतलब है गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। सर, शेड्यूल 1 में 4 केसेस हैं, कहीं पे गुड सर्विसेज दोनों कवर है, कहीं पे सिर्फ सर्विसेज कवर है, कहीं पे सिर्फ गुड्स कवर है। तो 1, आप क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस एसेट्स यानी गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बिजनेस एसेट्स में वो आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सर वो आपका इनपुट भी हो सकता है, वो आपका फिनिश गुड्स भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। सर, आप सपोज करो ट्रेडिंग करते हो, आपके शर्ट पैंट रेडीमेड कपड़े की दुकान है, आपने कपड़े खरीदे, शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, खरीदते समय आईटीसी लिया, अब उसको बेचोगे ना, लेकिन बेचा नहीं,
आपकी दुकान पर कस्टमर तो आ ही रहे हैं, बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके दुकान पर उस दिन आपके कुछ रिलेटिव्स आ गए। अब आपके दुकान पर मान लो आपके कोई फ्रेंड्स आ जाए, रिलेटिव आ जाए, पहली बार आ जाए, तो तुम एक रिगार्ड रखने के लिए क्या बोलोगे, जी कोई भी एक शर्ट पसंद कर लीजिए, हम आपको हमारी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया परमानेंट, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में दिया, गिफ्ट में दिया है। और एक कंडीशन है यहां पे, हम इसको सप्लाई कब मानेंगे, जब इस पर आपने इन सबको खरीदते समय, सर बिजनेस एसेट्स का आज आप क्या कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे, लेकिन इसका आपने खरीदते समय, ये जो बिजनेस एसेट्स है, खरीदते समय आपने इस पर आईटीसी लिया हुआ हो। सर वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, जिन एसेट्स का आपने अपने बिजनेस में, जब ये एसेट्स आपके बिजनेस में आए थे, मान लो आपने लैपटॉप खरीदा, सर आपने अपने बिजनेस में 5 लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप अच्छे से 2-3 साल यूज कर लिया, आईटीसी ले चुके थे, अब वो लैपटॉप पुराना हो गया, पुराना हो गया तो आपने उसको घर में अपने बच्चों को दे दिया, आपने पुराना हो गया तो उसको ऑब्सोलेट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे ही डोनेट कर दिया, स्टाफ को बोला जाओ ये लैपटॉप ले जाओ। आपने दुकान पर 3-4 एसी खरीदी, आईटीसी ले लिया, और अब उसमें से एक एसी को 1-2 साल के बाद अपने घर पे ट्रांसफर कर दिए। तो आप बिजनेस एसेट्स को क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स को बांट रहे हो, रिलेटिव को बांट रहे हो, अपने घर में लेके जा रहे हो, स्टाफों को दे रहे हो, जिस पर आपने पहले आईटीसी ले रखा है। कंडीशन है, ध्यान रखना, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, आपने पहले आईटीसी ले रखा है उन बिजनेस एसेट्स पे। हाँ सर, आज क्या कर रहे हैं, सर विदाउट कंसिडरेशन मैं उसको परमानेंट डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, से गिफ्ट में दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। आपने कुछ आइटम अपने दुकान पे खरीदे और आपने अपने कस्टमर को मार्केटिंग के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, है ना, आपकी दुकान है, आपने सामान खरीदा, आईटीसी ले लिया, अब सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो विदाउट कंसिडरेशन, परमानेंट ट्रांसफर वो आएगा नहीं, आईटीसी ले चुके हैं, तो अब आज इसको सप्लाई मानिए और इस पर जीएसटी पे कीजिए। सर क्या होगा अगर हमने इनको खरीदते समय आईटीसी नहीं लिया तो आज उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। बिजनेस में कोई एसेट खरीदा, उस पर आईटीसी नहीं मिलता है या नहीं लिया आपने, ठीक, अब आप उसको परमानेंट ट्रांसफर कीजिए विदाउट कंसिडरेशन, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट बोलती है हम उसको ट्रैक ही नहीं करेंगे। हम किसको ट्रैक कर रहे हैं, जिस पर तुमने आईटीसी ले रखा है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, सर ये आप जानते हैं, आपसे क्लास में बात हुई है क्या, कि अगर तुम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जो रजिस्टर्ड है सेम स्टेट में या दूसरी स्टेट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब तुम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हो सामान, और मान लो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो। फैक्ट्री तुम्हारी मान लो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और तुम्हारा शोरूम है यूपी में रजिस्टर्ड। अब फैक्ट्री से माल गया है शोरूम में, विदाउट कंसिडरेशन, तुम्हारी तो फैक्ट्री है, तुम्हारा ही तो शोरूम है, तुम थोड़ी ना पैसे लोगे। वो अलग बात है कि जीएसटी में दोनों अलग अलग जगह रजिस्टर्ड है, एक दिल्ली में और एक यूपी में। हमने क्या कहा था, जब आप अपनी दूसरी ब्रांच को कोई एसेट ट्रांसफर करोगे तो आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, सामने वाला आईटीसी लेगा। क्यों कहा था, आज इसी पॉइंट के कारण। सर यहां लिखा हुआ है कि हम उसे डिम्ड सप्लाई मानेंगे। अब डिम्ड सप्लाई मानोगे तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा तो एक जीएसटी लगाएगा, दूसरा आईटीसी ले लेगा। यहां गुड्स भी है और यहां सर्विसेज भी हैं। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, रिलेटेड पर्सन के बीच में। अब देख लेंगे रिलेटेड पर्सन में कौन है। सर रिलेटेड पर्सन में आपके भाई आ सकते हैं, आपके बिजनेस का मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपका पार्टनर आ सकता है, मान लो आप कंपनी है तो आपका डायरेक्टर आ सकता है, आपका एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन हो सकता है। एक नई चीज पता चलेगी, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन, अभी अगले पेज पे हम आगे जाके पढ़ेंगे। और या फिर गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन वही है जो तुम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़े थे, क्या कि आपका दूसरा ब्रांच, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट जो सेम स्टेट या दूसरी स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेके बैठा है, या फिर कौन जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन दूसरी स्टेट में बैठा है। ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पर्सन में वो भी दुकानें आ जाएंगी, वो भी ब्रांच आ जाएंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन दूसरी स्टेट में है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग ये एनालिसिस कर चुके हैं। सर
ये ट्रांसफर जो आप कर रहे हैं ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही कर रहे हैं। पहले में भी आपने क्या ट्रांसफर किया था? बिजनेस एसेट्स, मतलब आप बिजनेस चला रहे हैं। दूसरे केस में भी आप क्या कर रहे हैं? गुड्स या सर्विसेज अपने रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। अब इसमें ये नहीं कहा हुआ है कि तुमने इनको परचेज करते समय आईटीसी लिया होगा, ये सब नहीं कह रहा है। तुमने विदाउट कंसिडरेशन गुड या सर्विसेज अपने रिलेटेड पर्सन को दी, और या फिर आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को दी। अब डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूड्स ब्रांच ट्रांसफर ऑल्सो। क्यों सर? आपका एक ब्रांच है, आप दिल्ली में है, दिल्ली में आपकी फैक्ट्री है, जीएसटी नंबर ले रखा है। आपका एक शोरूम यूपी में, नोएडा में, आपने वहां पर भी जीएसटी नंबर ले रखा है। डिस्टिंक्ट पर्सन। अब फैक्ट्री से शोरूम माल भेज दिए 5 लाख रुपए का, इनवॉइस नहीं करेंगे, पैसा भी नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, डिम्ड सप्लाई मान के जीएसटी लगाना पड़ेगा। आज का पॉइंट कह रहा है। इसीलिए हम लोग शुरू से क्लास में पढ़ रहे हैं कि भाई ब्रांच ट्रांसफर करोगे तो जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा। रीजन आज पता चला। अब मैंने बोला रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आते हैं, ठीक। तो अब एक रिलैक्सेशन है यहां पे, ये एक रिलैक्सेशन है। क्या? अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है अप टू 50,000 रुपए तक, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, अब गिफ्ट में तो गुड्स ही आता है ना, गिफ्ट दे रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कितने रुपए तक की है? 50,000 और उससे कम, तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये एक रिलैक्सेशन है कि भाई रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आते हैं। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का वॉलंटरली गिफ्ट दे रहा है खुश होकर उसकी परफॉर्मेंस से, मान लो एम्प्लॉयर ने 40,000 रुपए का लैपटॉप दे दिया अपने एम्प्लॉय को, आप उसे डिम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट, सर ये ओनली फॉर गुड्स है, ध्यान रखिएगा, यहां पर सिर्फ गुड्स का कवरेज है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही। क्या हो रहा है? आप प्रिंसिपल है और एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो आगे आपके बिहाफ में माल बेच सके, ठीक है। सर एक होता है सेलिंग एजेंट और एक होता है बाइंग एजेंट, तो ये बी वाला कौन है? बाइंग एजेंट है। एजेंट पहले माल खरीदता है फिर आपको दोबारा इनवॉइस इशू करके माल भेजता है, तो ये एजेंट बाइंग एजेंट है बी वाला, और ए वाला सेलिंग एजेंट है, ये तुम्हें माल बेचने में हेल्प कर रहा है और बी वाला माल खरीदने में हेल्प करता है। तो तुम क्या ट्रांसफर कर रहे हो? गुड्स। कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है सर? प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, जहां पर एजेंट उसको आगे फिर से बेचेगा, एजेंट उसको आगे फिर से बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब क्या मालूम है? फर्दर टैक्स इनवॉइस इशू होगा, फर्दर टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड बाय एजेंट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक सर्कुलर इशू हुआ इसके लिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। सर यहां गुड्स प्रिंसिपल एजेंट को देगा इनवॉइस इशू करके, या इनवॉइस नहीं इशू किया, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, और एजेंट आगे माल बेचेगा कस्टमर को, कमीशन लेता है ना एजेंट, लेकिन यहां पे एजेंट अपना टाइटल भी ट्रांसफर करेगा। मतलब प्रिंसिपल मैं हूं, तुमको गुड्स ट्रांसफर कर दिया, टाइटल भी दे रहा हूं, तुम आगे मेरा माल बेचो, अपनी तरफ से इनवॉइस इशू करना, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, और अभी पैसे भी नहीं चार्ज कर रहा, जाओ बाद में देना पैसे जब तुम्हारे से कस्टमर पैसा दे दे तब। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हम इसको डिम्ड सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगाएंगे अगर बिना कंसिडरेशन के प्रिंसिपल कोई माल भेजेगा एजेंट को। सर क्या हुआ है यहां पे? यहां पर क्या हुआ है? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को माल भेजा, बोला जाओ कमीशन बेसिस पर तुम कस्टमर को माल बेचो, ठीक। अब हमने यहां गुड्स ट्रांसफर कर दिया, इसको गुड्स ट्रांसफर्ड, हमने उससे कोई पैसे नहीं लिए, विदाउट कंसिडरेशन। अब एजेंट को मैंने बोला तुम माल बेचो, तो इसने माल बेच दिया, सोल्ड, ठीक। अच्छा सोल्ड करेगा तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सर अगर कौन टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है? आगे इनवॉइस एजेंट इशू कर रहा है, हां सर एजेंट। सर क्या एजेंट को टाइटल ट्रांसफर करने का पावर है? हां मैंने दे रखा है। सर एजेंट दो तरह के होते हैं,
एक एजेंट होता है जो बोलता है सर बायर मिल गया है, आप माल भेज दीजिए, इनवॉइस भी आप ही दीजिए, पेमेंट वो आपको डायरेक्ट करेगा, मैं तो खाली कमीशन लूंगा। हम उस एजेंट की बात नहीं कर रहे। ये वो एजेंट है जो कमीशन भी लेगा और साथ में अपनी खुद की इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, ये एजेंट है। हाँ, क्या अपनी खुद की इनवॉइस इशू कर रहा है आगे? हाँ। अच्छा, ऐसा है तो फिर इसको क्या मानोगे? पहले वाले सेल को क्या मानोगे? डिम्ड सप्लाई मानोगे, और यहां पर जीएसटी लगेगा। कहां पर? जब प्रिंसिपल गुड्स को दे रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के एजेंट को। बोला ऐसे तो सर फैक्ट्री भी शोरूम में भेजेगी, तो जब फैक्ट्री अपने शोरूम में भेजेगी तो पॉइंट नंबर 2 लगा देना, डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट। ठीक, प्रिंसिपल और एजेंट रहे तो थर्ड में आ जाना। बोला सर उल्टा, उल्टा रहे मतलब माल एजेंट खरीदता है पहले और फिर एजेंट प्रिंसिपल को देता है, बाइंग एजेंट है ये। बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये कौन एजेंट है? एक तरह से बाइंग एजेंट है। बाइंग एजेंट, सप्लायर जो है, सप्लायर एजेंट को माल देगा और फिर एजेंट माल देगा प्रिंसिपल को। सर यहां एक इनवॉइस इशू करेगा सप्लायर एजेंट को, और एजेंट अपना इनवॉइस इशू करेगा किसको? प्रिंसिपल को। तो फिर सर एजेंट और प्रिंसिपल में अगर डील हो रही है विदाउट कंसिडरेशन तो हम उसको कहेंगे डिम्ड सप्लाई। सर एजेंट ने पीछे सप्लायर से माल खरीद लिया, इनवॉइस एजेंट के नाम पर आया है, अब क्या करेगा एजेंट? उस माल को प्रिंसिपल को ट्रांसफर करेगा। और ऑब्वियस ही बात है, एजेंट के पास पीछे से इनवॉइस आई है तो आगे एजेंट इनवॉइस इशू करेगा ही, तो इसीलिए हम उसे डिम्ड सप्लाई मानेंगे और जीएसटी का कंप्लायंस एजेंट को करना पड़ेगा, बाइंग एजेंट को। एक कौन ऐसा एजेंट है सर? यहां पे प्रिंसिपल उस एजेंट के थ्रू आगे माल बेच रहा है। ये मैं समझा रहा हूं, बाइंग और सेलिंग एजेंट। तुमको एग्जाम में बाइंग सेलिंग एजेंट वर्ड यूज नहीं करना है, तुमको तो जो लिखा है लैंग्वेज वही यूज करना है। क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली बात है वो सेलिंग एजेंट है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए और बी ये क्या है सर? तो ए सेलिंग एजेंट है, बी बाइंग एजेंट है। यहां एजेंट माल बेच रहा है तो अपनी इनवॉइस इशू कर रहा है, और माल खरीद रहा है तो अपने नाम पर माल खरीद रहा है। एक होता है ना, सर मैंने आपके लिए माल खरीदा है, उसको मैंने बोला है डायरेक्ट वो आपको बिल करेगा, आप उसको डायरेक्ट पेमेंट करना, मुझे तो कमीशन दे दो। हम उस एजेंट की बात नहीं कर रहे। वो एजेंट जो कमीशन लेगा लेकिन अपना इनवॉइस नहीं इशू करेगा, उसकी हम पॉइंट थर्ड में बात नहीं कर रहे। और सर एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में सर्विसेज दे रहा है तो हम उसकी भी बात थर्ड में नहीं कर रहे। थर्ड में हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। अब लास्ट, सर हम यहां गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम यहां सर्विसेज की बात कर रहे हैं। बोला सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो आपने पढ़ाया था, वो था विथ अ कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन। ये क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। और क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और इस बार जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा उसमें नहीं था कि इंपोर्ट आप रिलेटेड पर्सन से करेंगे, और उसमें क्या था? कंसिडरेशन के अगेंस्ट में आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का। यहां क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। यहां किससे इंपोर्ट कर रहे हैं? रिलेटेड पर्सन या आप ही की दूसरी स्टैब्लिशमेंट है जो आउटसाइड इंडिया है। से आपकी एक ऑफिस है इंडिया के बाहर, आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी सब्सिडरी कंपनी, आप वहां से सर्विसेज ले रहे हैं। और या फिर रिलेटेड पर्सन से आपका भाई वहां बाहर है, आपकी वाइफ बाहर है, वहां आपके बच्चे बाहर है, आप उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है इंडिया में बिजनेस रन हो रहा है मेरा, मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं इंडिया में, उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किसके लिए देखा जाएगा कि कौन बिजनेस चला रहा है या नहीं चला रहा है? इंपोर्टर। सर द पर्सन हु इज इंपोर्टिंग द सर्विसेज का देखेंगे इंडिया में बिजनेस चल रहा है कि नहीं। पिछली क्लास में क्या देखा? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। मतलब जो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है वो इंडिया में उसको बिजनेस पर्पस के लिए ला रहा है या नहीं ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन 7(1)(b) सप्लाई माना जाएगा। सर विदाउट कंसिडरेशन हो तो फिर दो बातें और बढ़ गई, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और योर एस्टैब्लिशमेंट, तुम्हारी ही कोई ऑफिस इंडिया के बाहर है तो हम उसे डिम्ड सप्लाई मानेंगे। ठीक। सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स में इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके। सर इंपोर्ट ऑफ
सर्विसेज को लेके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 71B वर्सेस 71C में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेके क्या बात की गई है। तो सर अगर हम 71B में जाएं तो ये बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ठीक, और हम 71C में जाएं तो ये भी बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। दोनों इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को डील कर रहा है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। सर 71C में गए, हाँ 71C हमें फिर कहां ले गया, शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 का हम कौन सा पैरा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरा 4, ये लीगल लैंग्वेज है। पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 CGST एक्ट का है। कौन आता है शेड्यूल 1 में हमें लेके, 71C, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हुई। अब अगेंस्ट फॉर अ कंसिडरेशन प्लस फॉर अ कंसिडरेशन, इसमें क्या था, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। मैं तुम्हारी 3 से 4 मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूं एग्जाम नाइट, ठीक है। यहां पे 3 से 4 मार्क्स की तैयारी हो रही है आपकी, और एक क्लैरिटी भी मिल रही है कि भैया दो जगह इंपोर्ट है सर, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 71B डायरेक्ट पिछली क्लास में एनालाइज किए, और 71C शेड्यूल 1 का 4th पॉइंट पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, इधर बोलता है फॉर अ कंसिडरेशन। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एनी पर्सन, यहां पे क्या है, फ्रॉम एनी पर्सन, जो बाहर बैठा है वो आदमी कोई भी हो सकता है, बट यहां पर क्या है, फ्रॉम। बहुत अच्छा पॉइंट है ये एनालाइज करने के लिए, और एकदम बिंदास समझा रहा हूं तुमको, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट, वर्ड है, और अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, आप ही की एस्टैब्लिशमेंट, आप ही का ऑफिस, आप ही का ब्रांच, और अदर एस्टैब्लिशमेंट, ये लोग कहां है, आउटसाइड इंडिया। ये इसमें क्या था, आउटसाइड इंडिया से सर कोई भी पर्सन आपको सर्विस दे दे, बट 71C शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई, क्या पढ़ रहे हैं हम, ये डिम्ड सप्लाई का पॉइंट। ये कहता है कि नहीं, रिलेटेड पर्सन से सर्विस आ रही हो, या फिर आप ही की एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट मतलब आपका ब्रांच है, ऑफिस है, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब्सिडरी होल्डिंग, रिलेटेड पर्सन सब्सिडरी होल्डिंग, आपका भाई है, वाइफ है, ठीक। और सर अदर एस्टैब्लिशमेंट में आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। एक पॉइंट और है जो 71B बोलता है, इसमें एक पॉइंट और है, वेदर और नॉट इन द कोर्स, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब तो याद ही हो जाएगा आपको, यही तो है सर। ये सब जब आप फास्ट ट्रैक क्लासेस में पढ़ते हो ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। फास्ट ट्रैक क्लास, रिविजनरी क्लास में क्या है, जो थ्योरी है उसी को पढ़ के आगे बढ़ा जाता है। ये जो तोड़ तोड़ के एनालिसिस करते हैं क्रॉस रेफरेंस देते हुए, ये आपके रिवीजन, आपकी जो फास्ट ट्रैक क्लासेस हैं और मैराथन है, उसमें आपको ये चीजें को कनेक्ट नहीं किया जाता है, हो ही नहीं पाएगा, उतना टाइम कहां है फैकल्टी के पास, ठीक है। तो अगर आप हमेशा ध्यान रखना, पहली बार अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको मैराथन से या फिर आप फास्ट ट्रैक बैच से कवर कभी भी ना करें, कोई भी सब्जेक्ट ना करें, ना इंटर में ना फाइनल में। कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना होगा, ठीक है। सर वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस होना जरूरी नहीं है इंडिया में। जब आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर बोलता है मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 4 पॉइंट आपके हो गए डिफरेंसेस के, बस अब क्लैरिटी है आपके पास। सर 71C शेड्यूल 1 में जो भी पॉइंट है ना, 4 पॉइंट, एक पॉइंट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ योर बिजनेस एसेट्स, जिस पर आपने पहले आईटी, बिजनेस एसेट्स कौन से हैं, दोज एसेट्स ऑन विच यू हैव टेकन आईटीसी अर्लियर। दूसरा केस क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले में क्या था, बिजनेस एसेट्स वर्ड, दूसरे में क्या था, ट्रांसफर ऑफ
गुड्स और सर्विसेज टू योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ए में क्या वर्ड था? ए में क्या वर्ड था? बिजनेस एसेट्स। अब सी में क्या वर्ड है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स की बात हो रही है। फ्रॉम एन प्रिंसिपल टू एजेंट हु इज मेकिंग सप्लाई, तो बिजनेस में ही तभी तो सप्लाई करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो बिजनेस है ना, तभी तो वो आगे सप्लाई कर रहा है। एंड लास्ट बिजनेस की बात हो रही है। सर हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन होना चाहिए। 7(1)(b) में जाओ, बिजनेस जरूरी है, कंसिडरेशन ना हो तो भी चलेगा। कहां जाओ? 7(1)(c) तो, और 7(1)(c) के 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट के लिए यह ध्यान रखना है कि वो चारों पॉइंट कहां है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही चारों पॉइंट हो रहे हैं। चाहे आप सर्विस इंपोर्ट करो, चाहे आप एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करो, चाहे आप रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करो, या फिर परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स करो। ठीक, अब ये 4 पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है इस पे। 4 पॉइंट पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मार्क्स लिखा हुआ है 4। इंपॉर्टेंट पेज, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, डिम्ड सप्लाई को लेके 4 पॉइंट है, लिखने हैं आपको। मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये पेज उसमें जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पेज, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, एग्जाम नोट्स। सर एग्जाम में क्या लिखेंगे? यही 4 पॉइंट लिखना है। पहले में 2 पॉइंट, दूसरे में 2 पॉइंट, फिर ये प्रोवाइडेड करके 2 लाइन, फिर तीसरे में 2 पॉइंट, चौथे में 2 पॉइंट, यानी हर पॉइंट में 2-2 लाइन लिखनी है। पॉइंट नंबर 2 में एक्स्ट्रा 2 लाइन लिखनी है, 50,000 वाली बात। और सर 50,000 वाली बात में एमसीक्यू भी आते हैं। ए में बिजनेस एसेट्स है, बी में गुड्स सर्विसेज दोनों है, तीसरे में गुड्स की बात हो रही है, चौथे में सर्विसेज की बात हो रही है। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आते हैं इस पेज से, इसीलिए मैंने इस पेज को अलग डेडिकेट किया है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, एनालिसिस। ये एनालिसिस किसकी है? उन्हीं 4 पॉइंट की है। पेज नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4.19 तक ये सब आपस में कनेक्टेड है। 4.19 तक ये सब आपस में कनेक्टेड है, डरना नहीं है। 4.11 टू 4.19 किससे रिलेटेड है? सब शेड्यूल 1 के 4 पॉइंट से कनेक्टेड है। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं एक एक करके। अब सवाल उनके अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वहां कहीं से कुछ भी सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक मेन क्वेश्चन तो पूछता ही है आपका कि चारों पॉइंट लिखो डिम्ड सप्लाई के। विदाउट कंसिडरेशन भी हम ट्रांजैक्शंस को सप्लाई मान लेते हैं, बताओ वो कौन से केसेस हैं? तो आपको बोलना है शेड्यूल 1 के 4 केसेस हैं और लिखना है आपको बारे में। तो प्लीज इस पेज को ध्यान रखना, थ्योरी क्वेश्चन आता है, लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, प्लीज अच्छे से लिखिएगा, कुछ छूटे नहीं। अब हम आगे एनालाइज करेंगे सबको, सबके एग्जांपल्स देखेंगे। सर आपने काफी सारे एग्जांपल्स अभी दिए पढ़ाते समय, डोंट वरी, सब आगे 8-9 पेज जो भी पढ़े सब वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। इनवॉइस वाली बात, एजेंट वाली बात, सब आपको लिखने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगी। अभी लिख लिया वीडियो रोक के? नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, लिख लिया, कुछ छूट तो नहीं रहा? पहले ये लिख लिए, फिर ये लिख लिए, इसको जरूर अच्छे से लिखिए। एग्जाम नाइट, क्लॉज नंबर, सब सेक्शन नंबर याद रखना है। एग्जाम नाइट, सब सेक्शन, क्लॉज नंबर सब याद रखना है आपको। यहां पे 7(1) के 4 पॉइंट थे, स्मॉल ए, स्मॉल डबल ए एंड बी एंड सी। क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, बी एंड सी।
7.1 से हमें शेड्यूल 1 में ले जा रहा है। शेड्यूल 1 के चौथे पैरा में आज हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। बोला सर पिछली क्लास में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की थी, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये लिख दिया 4 पॉइंट, खाली पहला ही पॉइंट कॉमन है, उसके बाद तो डिफरेंस ही डिफरेंस है। बोलता है एक कंसिडरेशन होगा, दूसरा बोलता है कंसिडरेशन नहीं होगा। एक बोलता है कोई भी पर्सन भेज दे, एक बोलता है रिलेटेड पर्सन भेजे। एक बोलता है बिजनेस नहीं होना चाहिए, दूसरा बोलता है बिजनेस होना चाहिए। है ना, डिफरेंस ही डिफरेंस है। खाली पहला लाइन कॉमन था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बस। बाकी तो सिर्फ यही लाइन कॉमन थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बाकी तो डिफरेंस ही डिफरेंस है इनमें। तो अच्छा एक एनालिसिस यहां कर दिया आपके लिए मैंने। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। अब आपको इस पहले पेज की रीडिंग यहां तक कंप्लीट करनी है, सिर्फ यहां तक। वीडियो रोकिए, पांचों एग्जांपल्स पढ़िए, नोट पढ़िए और ऊपर की 3-4 लाइन पढ़िए। और ये बात ऊपर लिख दीजिए आप अपनी बुक पे। 4.11219 आपस में कनेक्टेड है शेड्यूल 1 की। अब एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। प्लीज रीडिंग कंप्लीट कीजिए, फिर वीडियो रिज्यूम कीजिए।